सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फैज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि जादू के ज़रिए इंसान को कंट्रोल कर लिया जाता है, यानी इंसान को अपनी उंगलियों पर नचाया जाता है और इंसान अपना आप खोने लगता है और जादू करने वाला जादू की मदद से इंसान के हवासों पर समझें कि सवार हो जाता है, कंट्रोल हासिल कर लेता है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसका इस्तेमाल शुरू कर देता है। अच्छा, अक्सर फिल्मी मनाजिर में ये भी देखा गया है कि जादू के असर से जो इंसान है वो दूसरों का कत्ल भी कर देता है, कुछ भी कर देता है, क्योंकि उसका अपने ऊपर बस ही नहीं चलता, वो कंट्रोल में होता है किसी और के। और जब बस ना चले तो फिर इसका मतलब ये होता है कि इंसान कठपुतली बन गया है और उसकी जो डोरे हैं ना वो कोई और हिला रहा है। इसी तरह बच्चे ख़ासतौर पर रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियों को आपको पता है बड़ा पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे रिमोट के ज़रिए उस गाड़ी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, अपनी मर्जी से चला सकते हैं। यानी कंट्रोल करने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरों पर हावी होने का भरपूर अंदाज में लुत्फ लेता है, बड़ा एंजॉय करते हैं जब वो बच्चे हों। अच्छा, जब सियासत की बात करें तो यहाँ भी हमारे जो रहबर हैं ना वो एक दूसरे को कठपुतली के तौर पे इस्तेमाल करते रहे हैं। आप बानी एमकम को देखें, एक दौर था, याद करें, जब कराची की सियासत का रिमोट उस शख्स के हाथ में था और बानी एमकम एक इशारा करता था और पूरा कराची उसके जलसे में शरीक हो जाया करता था। और उसने लंदन में बैठकर कराची के निज़ाम को बकायदा यरगमाल बनाया हुआ था, अपनी मर्जी से वहाँ के अवाम को अपनी उंगलियों पर नचाता था। और जिसने नाचने से इनकार किया, आपको पता है कि उसके साथ फिर अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एक दौर था कराची में, बड़ा खौफनाक दौर था वो, जब कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी। टेलीफोनिक खिताब आधी रात को भी जब होता था ना तो लोगों की कसीर तादाद शरीक होती थी। अच्छा, कारकुन और आम शहरी तो रहे एक तरफ, जो जमात के बड़े बड़े रहनुमा है ना वो भी बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई देते थे, पर नहीं मार सकते थे उनके आगे। लेकिन जब वक्त बदला तो फिर बानी एमकेएम की जो पतंग की तमाम जो डोरें हैं ना वो कट गई। और ये वक्त भी सब ने देखा, जब आज़ादी मिली तो फिर उन रहनुमाओं ने कराची की जो डोरें हैं वो लंदन से हिलने के सारे पोल खोल दिए, सारे राज खोल दिए, सारी कहानी, सारी आप बीती उन रहनुमाओं ने मीडिया पर आकर बता दी खुलकर। फिर इसी तरह नून लीग की जो नायब सदर हैं वो भी उन लीगी रहनुमाओं को अपने इशारों पर चलाती रही जो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ थे, और मरियम नवाज ने अपना एक अलहदा धड़ा बना लिया। आपको याद होगा मरियम ने पीपल्स पार्टी के साथ एक बैठक में शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बात करने से रोक दिया था, याद है आपको? और वो अब भी नून लीग का रिमोट अपने हाथ में लिए हुए हैं और नून लीग का रिमोट कभी शहबाज शरीफ साहब छीन लेते हैं, कभी मरियम नवाज शहबाज शरीफ साहब के हाथों से रिमोट कंट्रोल छीन लेती हैं। यानी दोनों रहनुमाओं के दरमियान पार्टी के रिमोट को हासिल करने की बाकायदा एक दौड़ लगी हुई है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल मेरे ख्याल से चीज़ ही ऐसी है कि हर कोई चाहता है कि उसके हाथ में हो। अच्छा, इसी तरह तरीन ग्रुप की बात कर लेते हैं। तरीन ग्रुप को बनाने वाले कौन थे? ज़ाहिर बात है तरीन साहब थे, जहांगीर तरीन साहब। जब उनका अपनी हुकूमत के साथ चीनी स्कैंडल पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया तो उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश की जो तरीन साहब को ज़ाती तौर पर पसंद करते थे। फिर तरीन साहब ने तरीन ग्रुप का कंट्रोल हाथ में लेकर उस ग्रुप के मेंबरान को इमरान खान साहब पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया। और तहरीक इंसाफ की हुकूमत शुरू में तो आपको याद होगा तरीन ग्रुप से परेशान हुई थी, लेकिन फिर हुकूमत ने तरीन ग्रुप का खामोशी से इलाज किया। इलाज क्या था? इलाज ये था कि जी तरीन ग्रुप के कुछ रहनुमाओं का सॉफ्टवेयर जो है ना, सॉफ्टवेयर वो अपडेट कर दिया गया था, इतना सा इलाज था। अब इसकी एक मिसाल, नज़ीर चौहान साहब, जब उनका रिमोट कंट्रोल तरीन साहब के हाथ में था तब क्या करते थे, याद करें, तब इमरान खान साहब की हुकूमत पर टूट कर बरसते रहे। लेकिन जैसे ही फयाजुल हसन चौहान साहब उनसे मिले और चौहान साहब ने उन्हें मिठाई खिलाई तो नज़ीर चौहान जहांगीर तरीन साहब के शहर से बाहर आ गए और इमरान खान साहब के हक़ में बातें करने लगे। फिर उनको इमरान खान साहब बहुत अच्छे लगने लगे। अब फयाजुल हसन चौहान साहब भी जाने कि उन्होंने मिठाई में ऐसा कौन सा एंटीडोट मिलाया था जिसकी वजह से नज़ीर चौहान को होश आ गया। अच्छा, कहने का मकसद इतना कि पर्दे के पीछे बैठकर दूसरों की जो डोरियां हिलाने की मिसालें हैं ना, तकरीबन मेरे ख्याल से हर जमात में मिलती हैं। अब इसी तरह बिलावल साहब, जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को
सिलेक्टेड कहा था, सिलेक्टेड का लकब दिया था। और फिर नून लीग ने बिलावल के इस लकब को फॉलो करते हुए इमरान खान साहब को कठपुतली कहना शुरू कर दिया। और मरियम नवाज तो इमरान खान साहब को ताबेदार खान भी कहती थी ना, ताबेदार खान। यही नहीं, मरियम नवाज ने तो बिलावल तक को भी नहीं बख्शा था और उन्होंने बिलावल को भी इमरान खान साहब का मुतबादिल कह दिया था। यानी मरियम ने बिलावल को भी सिलेक्टेड ही कह दिया, सिलेक्टेड के लकब से नवाजा। अब नून लीग के कायद ने भी बिलावल और इमरान खान साहब को क्या कहा था? चाबी वाले खिलौने कहा था, यानी वो खिलौने जो चाबी देने से चलते हैं। अब नून लीग के कायद भी शायद यही कहना चाहते थे कि बिलावल और इमरान खान की जो डोरे हैं वो किसी और के हाथ में हैं, इन दोनों रहनुमाओं का रिमोट कोई और चलाता है, वो ये कहना चाहते थे। और अब हाफिज हुसैन अहमद साहब पीडीएम के सरबराह को कठपुतली कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि उनका जो रिमोट है ना वो कहाँ से चलता है? लंदन से। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, आपने सुनी होगी। उन्होंने क्या कहा कि जी जो ऑपोजिशन जमातें हैं वो ना तहरीक अदम एतमाद लाएंगी और ना ही कोई लॉन्ग मार्च होगा। कराची का जलसा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के खिलाफ था। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी होशियारी के साथ इस्तीफों का मामला लाकर पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग किया। और जिन इस्तीफों का जवाब पैदा करके पीपल्स पार्टी को अलग किया गया वो इस्तीफे अब कहाँ हैं? पीडीएम का बाकायदा भांडा फोड़ते हुए हाफिज हुसैन अहमद साहब ने मजीद क्या कहा कि जिस सिंध में JUIF एस्टैब्लिशमेंट, तहरीक इंसाफ और GDA के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहती है, इसीलिए एक साजिश और मंसूबे के तहत पीपल्स पार्टी को पीडीएम से निकाला गया। अच्छा, मजीद उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं जी मौलाना फजलुर रहमान साहब के बकौल तहरीक इंसाफ यहूदियों की एजेंट जमात है और सिंध में इसी यहूदियों की एजेंट जमात के साथ JUI इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रही है। और क्या कहते हैं जी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो रिमोट है ना वो लंदन से कंट्रोल होता है और वहाँ से जो अहकामात मिलते हैं उनके तहत यहाँ पे काम किया जाता है। अच्छा, हाफिज हुसैन अहमद साहब मुस्लिम लीग नून और PDM के दोहरे मेयार पर पहले भी बड़े खुलकर बात करते रहे। क्लिप चलाइएगा ज़रा उनका। अच्छा, सुना आपने हाफिज हुसैन अहमद साहब को? वो कहते हैं कि नून लीग के कायद ने अपना थूका हुआ चाटा। अब नून लीग के कायद को जब अपना सियासी मुस्तकबिल तारीक नज़र आना शुरू हो गया तो वो नज़रियाती बन गए। अभी हाफिज हुसैन अहमद साहब क्या समझते हैं कि जी कोई भी वतन से प्यार करने वाला शहरी हो वो कभी भी अपनी फ़ौज के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो बात सियासतदान है वो अपने अपने मकासद के हसूल के लिए इदारों को निशाना बनाते हैं और हर मामले में उन रियासती इदारों को कसूरवार ठहराते हैं। अब ऐसे में सलाम है इन रहनुमाओं को जो मुल्क दुश्मन बयानिए के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और हाफिज हुसैन अहमद साहब भी ऑपोजिशन के ये मनफी रवैया जो है ना इस पर बाकायदा अपने रंज का इजहार कर रहे हैं। और ये हाफिज साहब जो हैं इनका जमीयत उलमा इस्लाम की ग्रोथ में अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा किरदार है तो गलत नहीं होगा, मगर जैसे इन्होंने लीगी कायद के बयानिए से इख्तलाफ किया, इन्हें साइड लाइन करने के बाद पार्टी से ही फारिग कर दिया कि पहले खुडे लाइन लगाते फिर फारिग कर देते हैं। अब सच कहना मेरे ख्याल से इनका सबसे बड़ा जुर्म बन गया कि इन्होंने सच क्यों बोला। सच बोलना जुर्म बन गया ना। अब हो सकता है कि हाफिज हुसैन अहमद साहब ये समझते हो कि उन्हें JUI से मौलाना ने किसी के कहने पे निकाला हो, शायद उनके कहने पे जो खुद कहते रहे कि क्यों निकाला मुझे। अब हाफिज हुसैन अहमद साहब ये भी समझते हैं कि जी PDM के जो सरबराह हैं वो किसी से डिक्टेशन लेते हैं। अब लंदन में तो बानी MQM भी है, क्या मौलाना साहब उनके इशारों पर अपनी सियासत को हरारत देते हैं या फिर मौलाना साहब नवाज शरीफ साहब की बात भी मानते हैं? क्योंकि मौलाना और नवाज शरीफ साहब में कई बार आपको पता है कि टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और जाहिर है हाफिज हुसैन अहमद साहब का इशारा भी उसी तरफ है। यानी नवाज शरीफ साहब PDM के सरबराह के दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं या PDM के सरबराह का अगर हम कहें कि जो रिमोट कंट्रोल है दिमाग का वो नवाज शरीफ साहब के हाथ में है, शायद फिर यही समझ आती है। और हाफिज हुसैन अहमद भी यही बात कहना चाह रहे हैं। अब मरियम नवाज के हाथों से भी सब कुछ निकल रहा है, इसीलिए वो घबराहट में कभी शहबाज शरीफ साहब को रगड़ा लगाती हैं, कभी बिलावल को PDM की तहरीक नाकाम बनाने का जिम्मेदार ठहरा देती हैं और कभी हुकूमत से डील मांगते मांगते कह देती हैं कि हुकूमत से किसी सूरत बात करने को तैयार नहीं है। जब कोई कंफ्यूज होता है ना उसको खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या चाहता हूँ, तो फिर वो इस तरह की बहकी हरकतें करता है कि कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। क्लिप चलाइएगा मरियम बीबी का। अच्छा, आपने सुना मरियम साहिबा को। अब जरा देखें कि पार्टी सदर कौन है, शहबाज शरीफ साहब, और उनके बयान की तशरीह कौन कर रहा है, बल्कि मैं समझती हूँ रद्द कौन कर रहा है? मरियम नवाज साहिबा जो पार्टी की नायब सदर। ये है सिचुएशन। अब मरियम नवाज हुकूमत पर तनकीद के नश्तर चला रही हैं। क्या कहती हैं
कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि जी मुस्लिम लीग नून के सदर ने कौमी हुकूमत नहीं बल्कि कौमी मुफाहमत की बात की थी और हुक्मरान जमात ने मुल्क का जो हाल किया है इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुफाहमत तो दूर, उनसे बात भी करनी चाहिए। और क्या कहती हैं जी, हालात बहुत बदल गए हैं, बहुत जल्द आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे, अगर मगर का सवाल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर जो वाजिब कर्ज है उससे ज़्यादा अदा करके गए हैं। मुस्लिम लीग नून जब बेहतर समझेगी मियाँ साहब वापस आ जाएंगे। अच्छा, नून लीग की नायब सदर ने एक और बात कही, कहती है कि जी सबसे बात हो सकती है लेकिन तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी में। अब मरियम नवाज के ख्याल में नवाज शरीफ साहब को मौजूदा हुकूमत से खतरा है, इसलिए वो तब तक वापस नहीं आ सकते जब तक ये हुकूमत मौजूद है। अच्छा, मरियम ने बिलावल की बात का भी जवाब दिया। बिलावल ने कहा था कि वो पीडीएम के लिए दुआ गो हैं कि ये हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सके, लेकिन बिलावल के बकौल पीडीएम खुद उलझन का शिकार है। यानी बिलावल पीडीएम पर तनकीद कर रहे हैं कि वो जानबूझकर हुकूमत को टफ टाइम देना नहीं चाहती है। और बिलावल क्या कहते हैं कि जी हमारे दोस्तों ने कहा है कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च मुमकिन नहीं है, लेकिन अब ये लोग दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहे हैं। उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च से पहले ये इस्तीफा भी दे देंगे। यानी बिलावल ने खुलकर तंज का तीर चलाया और पीडीएम की तरफ ये तीर बरसाया। यही नहीं, बिलावल ने यह भी कहा है कि ये लोग ना इस्तीफा देंगे और ना उस्मान बुज़दार और इमरान खान साहब को हटाने में हमारा साथ देंगे, तो अवाम समझ जाएगी कि ये हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब बिलावल ने पीडीएम के बारे में इतनी तल्ख बातें की तो मरियम ने उनकी बात का जवाब तो देना था। आपको पता है मरियम को तो नींद नहीं आती जब तक जवाब ना दें। अब वो क्या कहती हैं जवाब देते हुए कि कौन वक्त ज़ाया करता रहा और किसने पीडीएम को डुबोने में किरदार अदा किया, कौम सब जानती है। यानी मरियम ने बिलावल को पीडीएम की तहरीक खराब करने का सीधा सीधा जिम्मेदार करार दे दी। अच्छा, आज अदालत ने मरियम नवाज को कोर्ट का माहौल ख़राब करने का जिम्मेदार करार दिया है। अच्छा, इस पर फ़ारूक हबीब साहब कुछ फरमा रहे हैं, बल्कि मरियम साहिबा को आड़े हाथों ले रहे हैं। क्लिप चलाइएगा ज़रा फ़ारूक का। अरे सुना आपने फ़ारूक हबीब को। आज हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत के दौरान मरियम नवाज की ताख़ीर से आमद और ऊंची आवाज़ में लोगों को सलाम कहने पर बरहमी का इजहार कर दिया था। अब इसीलिए हुकूमत कहती है कि ये लोग इदारों की इज्जत करना नहीं जानते। और अगर देखा जाए तो नून लीग सुप्रीम कोर्ट पर हमला भी कर चुकी है। अदलिया समेत इदारों के खिलाफ नून लीग ने जो भी ज़बान इस्तेमाल की वो भी रिकॉर्ड पर है। अब मरियम ने कोर्ट का माहौल ख़राब किया, जिस पे अदालत ने रिमार्क्स ये दिए कि पहले नैब की ज़मानत खारिज करने की सदा नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब ये सुनना बनती है। जिसे यही नहीं पता कि अदालत में कैसे आते हैं और अदालत का तकद्दुस है क्या, तो ऐसे शख्स की ज़मानत ना करें। अब ये तो हाल है और इसी हाल को देखते हुए बाबर आवान साहब कहते हैं कि इदारों पर तनकीद करके नवाज शरीफ साहब अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा बाबर आवान साहब का। सुना आपने। अब बाबर आवान साहब क्या कह रहे हैं कि जी विफाकी हुकूमत ने इदारों को बेहतर बनाया और ख़ुद मुख्तार बनाया। अब इदारे किसी के दबाव में नहीं है। अब ये वो दौर ही नहीं है जब मियाँ साहब खुद इदारों को इस्तेमाल करते थे, यानी फ़ोन कर करके तो फैसले लगवाए जाते थे। और अब जब भी बुरा वक्त आता था, याद करें ज़रा, फिर उन इदारों पर यलगार कर दी जाती थी। अगर बाबर आवान साहब की बात को समझा जाए, गौर किया जाए, तो उनकी बात का सीधा सीधा मतलब निकलता है कि मियाँ साहब ने हमेशा इदारों को कंट्रोल करने की कोशिश की और इदारों का जो रिमोट है ना, हमेशा अपने हाथ में रखना चाहा। जैसे कि मैंने आगाज़ में बताया कि बच्चे भी जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं ना, बड़े महजूज होते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं। आप किसी बच्चे से पूछो ना कि आपको क्या गिफ्ट दूँ, तो बच्चे कहेंगे हमें रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी दे दें, क्योंकि रिमोट जब आपके हाथ में आता है तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, बड़ा खुश होता है कि अच्छा ये तो मेरे कंट्रोल में है। इसी तरह इदारों को अपने कंट्रोल में रखकर मियाँ साहब को बड़ी खुशी महसूस होती है और इन्होंने हमेशा कोशिश की कि ये कंट्रोल में रखें, ये कोशिश हमेशा करते रहे। और अब नाज़िर लग ऐसे रहा है कि नून लीग इदारों से मुफाहमत भी चाहती और मज़ामत भी छोड़ना उसे कबूल नहीं है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि जो दो बयानिए हैं ये दरअसल है क्या, बेसिकली मतलब परस्ती पर मबनी है। यानी काम मिन्नत समाजत करके निकले, अगर मिन्नत समाजत नहीं तो फिर डरा धमका कर डायरेक्ट तड़ियाँ लगाएं। काम निकलना चाहिए सिचुएशन के मुताबिक। अपना तरीका वारदात होता है ना, तरीका वारदात वो बदल लेते हैं कि अब मिन्नत समाजत करनी है या फिर डायरेक्ट तड़ियाँ लगानी है। अब इसीलिए एक भाई मज़ाहमत के रास्ते पर चलकर रिलीफ हासिल करना चाहता है, दूसरा भाई मुफाहमत का राग सुनाकर। अब मुस्लिम लीग नून जब खुद रिमोट कंट्रोल के जरिए इदारों को और लोगों को इस्तेमाल करे, तब तक तो मामला भी बड़ा ठीक है क्योंकि खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हालात ख़राब हो जाते हैं तो फिर यही नून लीग इदारों पर
सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात की बौछार शुरू कर देती है। और यही इदारे हैं जिनके दम पर मुल्क चल रहा है, लेकिन कुछ सियासी कुव्वतें अपने चक्रों में लगी हुई हैं और उन्हें मुल्क की मुफाद से कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शायद रिमोट चलाने का वो कहते हैं ना चस्का, ये चस्का ही ऐसा है। हालांकि रिमोट चलाने वाले भी ताबेदारी ही करते रहे और सिलेक्टेड रहे, और बहुत से लीगी रहनुमा भी इस बात का खुद एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन सियासत कह ले कि खेल ही ऐसा है जहाँ रहबर इक़्तिदार के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार रहते हैं, कोई भी हद। लेकिन अब ये रिमोट के ज़रिए इदारों को और लोगों को कंट्रोल करने का मेरे ख्याल से जो सिलसिला है ना, अब नहीं चलेगा। अब ये खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने हुकूमत की 3 साल की जो परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी, उसको तबाही और बर्बादी करार दी है। और मरियम क्या कहती हैं कि जी इस वक्त हमारी कोशिश है कि हुकूमत के इलेक्शन में धांधली के जो मंसूबे हैं उनको रोका जाए। और वो कहती हैं कि जी इस नाजायज़ और मुसल्लत की गई हुकूमत की जानिब से जो जारी एहतसाब है ये सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम है। अब दूसरी जानिब हुकूमती वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनका ये कहना था कि जी पाकिस्तान में धांधली के शोर को ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों को हमारा साथ देना चाहिए। अब इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है, किसी इदारों के मोहताज नहीं, चेक काउंस कमेटी साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ राना तनवीर हुसैन साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब आज साद रफ़ीक साहब ने एक बात की, बल्कि बात में इल्ज़ाम लगाया कि जी कंटोनमेंट बोर्ड में एक हुकूमती सैनेटर पैसे बांट रहा है, और हुकूमती वज़रा ने कहा है कि जी नून लीग का ये वतीरा है कि जी हर इलेक्शन से पहले ये खुलकर शोर मचाते हैं और इदारों पर इल्ज़ामात की बुछाड़ कर देते हैं। तो क्या ये नून लीग इस हुकूमती सैनेटर का नाम और सबूत जो हैं वो नहीं मीडिया के सामने लाएगी? देखिए, नाम तो खालिद साहब भी बता सकेंगे, लेकिन ये तो मैं बात कंफर्म कर रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि जब से 2018 के बाद ये गवर्नमेंट आई है, जो भी उसके बाद इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो ज़िमनी बाई इलेक्शन हो, ज़िमनी इलेक्शन हो, या आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन, उसमें इन्होंने धांधली की नहीं बल्कि धांधली की रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और नए नए हरबे इस्तेमाल किए, बल्कि इस तरह डिठाई और नेकेडली धांधली की जिस तरह डस्का में आपको पता वो धुंध में गुम हो गया, लोग इनके खो गए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, बैलेट बॉक्स गायब हो गया सारा, वो आपके सामने ये कभी भी नहीं हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो बात आप कर रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड की, उसमें तो बड़े एविडेंस क्लियर है कि अभी जब शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग बैन हो जाती हैं, नहीं हो सकती। लेकिन वहाँ पे सारे अफसरों को, जहाँ भी कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ के अफसरों को डीसी, एसी और एसपी वगैरह बदल दिए गए हैं। लाहौर में भी यही हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम शोर नहीं करते, बल्कि अपनी तलख जो तजर्बे हैं हमारे इनकी दौर के, उनका हम बयान करते हैं, उन पे दुआई देते हैं, उन पे अपना प्रोटेस्ट या अपनी एक दरख्वास्त पेश करते हैं इलेक्शन कमीशन को भी। लेकिन एक जो बात वज़रा की आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि साथ देने वाली बात नहीं है। मैं आजकल अक्सर उनके जवाब में ये बात कहता हूँ कि अगर हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, जो भी बरसर इक़्तिदार होते हैं लोग, अगर उनकी नीयत साफ़ है तो वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, वो सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं, तो जो उनके अंदर दायरा अख्तियार में चीज़ें हैं, दायरा अख्तियार में चीज़ें हैं इनके, उसको वो रिफ्लेक्ट करें अपनी ये सोच के साथ, इस प्रोग्राम के साथ कि बाकी हम शफाफियत चाहते हैं इलेक्शन में, और वहाँ वो इलेक्शन शफाफ कराएँ। ज़िमनी इलेक्शन, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन, तो ये सारे आपके सामने 3 साल का दौर है कि अगर ये वाकई इसमें यकीन रखते हैं या इनका ईमान है कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, तो फिर आज इनको सुनहरी मौका था। कहते हैं कि जी साबका हुकूमतों ने, जिस तरह बाकी ये कहते हैं साबका हुकूमतें तबाह कर गई, बर्बाद कर गई, लुट गए, तो ये कहते हैं कि जी वो तो धांधली करते रहे हैं अपने दौर में, लेकिन हमने शफाफ इलेक्शन कराए हैं। लेकिन इन्होंने तो साबका धांधलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
मैंने देखा जिस तरह इलेक्शन हुए हैं या कराते रहे हैं आज़ाद कश्मीर में, आप डस्का वाला इलेक्शन देखें, आप जितने भी ज़मीनी इलेक्शन देखेंगे आपको धांधली 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 नज़र आएगी। आप इलेक्शन कमीशन से देखें, वो बेबस हो जाता है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि यार मेरे उनकी अथॉरिटी है कि जो रेलिवेंट लोग हैं, अफसर हैं, उनको बाइंडिंग है उनकी डायरेक्शन उन पे, लेकिन उनके तो टेलीफोन ही कोई नहीं सुनता। अच्छा राना तनवीर साहब, अच्छा राना साहब, बाबर अवान साहब हैं नवाज लीग से जो आप बात कर रहे हैं इस हवाले से, वो बाबर अवान साहब कुछ कह रहे हैं। क्लिप होगा, टीम जरा चलाएगा। राना साहब आप भी सुनिएगा, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी राना साहब, आपने बाबर अवान साहब को सुना, आपने पहले भी किन्हीं तौर पे सुना होगा, क्लिप भी आपने सुन लिया, क्या कहेंगे आप? बाबर अवान साहब को मैं मशवरा दूंगा कि अगर वो सियासत से किसी जगह ये जाके जाकर हो जाएं तो ये बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं। अगर मैं आज इनको कहूँ कि बाबर साहब आप पीटीआई के ख़िलाफ़ आप प्रोग्राम कर दें, तो ऐसा खूबसूरती से प्रोग्राम करेंगे कि आप दंग रह जाएंगे कि ये बाबर अवान वही हैं। तो मैं समझता हूँ इनका डस्का वाली बात करते हैं। डस्का पे मुझे बताएं, जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, डॉक्टर साहब आप बताएं कि किसने अटैक किया था इलेक्शन कमीशन पे? वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन कमीशन को टेक ऑन किया और उनकी कोई चीज़ नहीं छोड़ी। आप निकालें ना वो भी क्लेम्स प्राइम मिनिस्टर के कि वो जो उस वक्त बयान देते रहे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, अखीर कर दिया हम कहते थे यार ये तो हाथ से गुजर गए हैं। वो सदारे को इन्होंने पाँव तले रोंदने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात करे तो सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई बयान देना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितने ये अपने बयान की बावेले की वजह से, शोर की वजह से अदारों को मरूब करते हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि जिस तरह ये मामला चलाते हैं। या भला बाबर अवान साहब की बात छोड़ें, बाबर अवान साहब तो एक ऐसा पुर्जा है जो हर जगह फिट हो जाते हैं। चलें ठीक है, आगे मैं नहीं समझता कि चलें मरियम साहिबा की बात कर लेते हैं आपकी इजाजत से। मरियम साहिबा, ठीक है, चलें मरियम साहिबा की बात कर लेते हैं। राना साहब, मरियम साहिबा ने आज कहा है कि जिस हुकूमत से मुफाहमत तो दूर, बात भी नहीं की जानी चाहिए। मगर अब इसके बरक्स ही सिचुएशन है ना कि शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि जी माजी बुलाकर मुल्क में कौमी मुफाहमत पर जोर देना चाहिए। अब राना साहब, आपकी पार्टी के बयानिए में तजाद है, मरियम क्या कहती हैं, शहबाज साहब क्या कहते हैं। अब इसी वजह से हुकूमती जो वुज़रा है वो आपकी पार्टी को कभी शीन लीग, मीम लीग ये कहती है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अल्फाज आप लोग उनके मुंह में डालते हैं अपने रवैये से? नहीं, ये जो आपने हुकूमती वज़रा की बात की, वो तो इन्होंने एक गाली गलोच या प्रोपेगेंडा का ब्रिगेड रखा हुआ है और यही इन्होंने सीखा है हिस्ट्री से कि भाई इस तरह के काम करो। फाशिस्ट गवर्नमेंट हमेशा इस तरह काम करती है कि इतना शोर करो कि सच दब जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बात करता है मीम शीन वाली, ये ठीक है कि पीटीआई में नई पार्टी है, हुकूमत में आए हैं, तो अभी इनमें इतने ग्रुप हैं जो किसी ग्रुप्स हैं जो किसी पार्टी में भी 40 साल बाद भी ग्रुप्स इतने नहीं बने। आपको पता है कि जिस तरह ग्रुप्स हैं, ये चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हुआ है। लेकिन जो बात आप देखें, वो वज़रा तो पीपल्स पार्टी में अटैक करते हैं, कभी चेयरमैन को पर्ची चेयरमैन कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो ये बातें राना साहब, मेरा सवाल बेसिकली ये था, आप बड़े मैच्योर सियासतदान हैं और आप इस तरह के सियासतदान हैं जो अपनी पार्टी की गलतियों के हवाले से भी खुलकर बात करते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि जब आपकी पार्टी में मरियम क्या बात करेंगी, शहबाज साहब बिल्कुल उसके बरक्स से उलट बात कर देंगे, तो फिर लोगों को तो बात करने का मौका मिलेगा ना, तनकीद करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कई बार तनकीद का मौका हम खुद दे रहे होते हैं। इस पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? यानी पार्टी का बयानिया तो एक होना चाहिए, सोच तो एक होनी चाहिए, दोनों को एक पेज पर होना चाहिए। बयानिया एक ही है, मैं बार बार हम कह रहे हैं कि बयानिया एक ही है। बयानिया हमारा ये है कि हमारी जदोजहद है एक साफ शफाफ इलेक्शन के लिए और आइन और कानून की पासदारी के लिए। तो मैं समझता हूँ इसको किसी को भी कोई इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए और नहीं मेरा हाल है कोई ना कोई करेगा। हम तो इस जदोजहद के लिए में पड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ तक बयानात की तल्लक है, मैं समझता हूँ वो समझने में कोई थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि बात हो रही है एक ब्रॉड बेस रिकन्सिलिएशन की, ताकि जिस मुल्क जिस गंभीर इस वक्त मसाइल में गिरा हुआ है, चैलेंजेस हैं या बहरानों में मुब्तला है,
गवर्नेंस का बुरान है, जो चैलेंज है हमें इकोनॉमी का है, फॉरेन पॉलिसी में है, तो बेशुमार चैलेंज है हमारे खिते में इस वक्त। बहुत बड़ा चैलेंज आया हुआ है। तो वहाँ पे बात होती है कंसिलिएशन के साथ अगर सारे बैठ के बात करके चले तो उसके बेहतर मुल्क आगे की तरफ बढ़ सकेगा। लेकिन जब माइनस पीटीआई की बात करते हैं तो पास्ट में मुस्लिम लीग नून का एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब भी पीटीआई के साथ बात करने के लिए बैठे हैं तो वहाँ से रिजल्ट जो मिला है हमें ज़ीरो निकला है, बल्कि वहाँ पे हमें एहसास हुआ है कि वो हमारे बात को सुनना नहीं चाहते या वो उसको कोई अहमियत भी नहीं देते। बेशुमार 3 सालों में वाक़यात हुए हैं। अच्छा। कोविड पे बात हुई, नेशनल सिक्योरिटी पे बात हुई, जब इंडिया ने फरवरी पीछे 2 साल पहले जब अटैक किया था तो उस वक्त जब हम बैठे थे तो उस वक्त भी ये बात हुई। तो ये सिलसिला इतना, हमारा लेजिस्लेशन पे हम कई दफ़ा बैठे हैं, तो इतना बिटर एक्सपीरियंस है कि उनको तो मेरा हाल है, क्या मैं कहूँ कि ये बात ठीक है कि उनके साथ बैठना, चीज़ों को गलत मत करना है या चीज़ों को गलत तरफ लेके जाना है। तो पॉजिटिव अगर बात करनी है, अगर मुस्बत तरीके से आगे बढ़ना है तो फिर इस ज़हन को जो पीटीआई का ज़हन है उससे मेरा दूर ही रहा जाए तो तभी मामला बेहतर हो सकते हैं। चलिए, अच्छा, पीटीआई के ज़हन से तो आप कहते हैं दूर रहा जाए, तो बिलावल के ज़हन के हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि बिलावल ने कहा है कि जी आप लोगों ने पीडीएम के इजलासों में असम्बली से इस्तीफे देने का बाकायदा फैसला किया था, तो सर इस्तीफे कब दे रही है पीडीएम? नहीं, इस्तीफे देखें, बिलावल साहब ने, मैं पहले भी एक चैनल पे कहा कि ये वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात कर रहे हैं कि इस्तीफे हमने कहा था देने चाहिए हमें जब लॉन्ग मार्च की बात हुई थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जब पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे। आप नेशनल असम्बली में या पार्लियामेंट में तो अब हम भी अभी भी हम इकट्ठे हैं, जॉइंट अपोजिशन के तौर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के। लेकिन वहाँ पे जब इन्होंने उससे दूसरा ले लिया स्टांस कि हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ पहले जाना चाहिए, लेकिन पहले तय यही था कि लॉन्ग मार्च करेंगे और रिजाइन देंगे, और इन्होंने पीपल्स पार्टी ने डॉक्टर साहब रिजाइन अपने मेंबर से लिए थे जब ये बात हुई थी, और हमने भी दिए थे अपनी क़यादत को, और पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ने अपनी क़यादत को रिजिग्नेशन सबमिट कर दिए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ज़हन चेंज किया और दूसरा स्टांस ले लिया, तो उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन जब रिकन्सिलेशन की बात आएगी तो उनको ज़रूर, वो पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो भी चाहती है कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं जो इस हुकूमत के पैदा करता है उनसे किसी तरीके से बाहर निकला जाए, तो वो मेरा हाल उस वक्त सारे इकट्ठे हम बैठेंगे। ठीक है जी, ठीक है राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से बात करूंगी मैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, और हाफिज़ नईम साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज के इलेक्ट्रिक के 1900 में से 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए थे, और शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं जी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, क्लिफ्टन है, डिफेंस और एफबी एरियाज़ के मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई थी। और ज़राए का कहना था कि जी जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है ना, उसमें ट्रिपिंग की वजह से कराची को बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी और सैकड़ों जो फीडर्स हैं वो बंद हो गए थे। और के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो नेशनल जो ग्रिड है उससे आने वाले 500 kV की जो हाई ट्रांसमिशन लाइन है उसमें खराबी हो गई थी, जिससे कराची और सिंध के जो बाज़ इलाके हैं वहाँ पर बिजली मुअत्तल हो गई थी। और एनटीडीसी के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक को 4:45 बजे बिजली की मुकम्मल सप्लाई बहाल कर दी गई, मगर रात गए तक कराची में बिजली मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी थी। अब ऐसे में शहरियों की ज़िंदगी यकीनी तौर पर अजीरन हुई। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनसे बात करेंगे। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, कराची में इस साल का तीसरा बड़ा ये बिजली का ब्रेकडाउन हुआ है। बारिश आई नहीं है और के इलेक्ट्रिक के जो फीडर्स हैं वो ट्रिप कर गए हैं। समझ नहीं आ रही, जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आई? अच्छा देखें, मसला समझने की ज़रूरत यह है कि 2005 में निचकारी हुई थी ना, और जिन ग्राउंड्स पे निचकारी हुई थी वो यही था कि सिस्टम ठीक हो जाएगा, पैसे कम पड़ेंगे, सब्सिडी गवर्नमेंट को कम देनी पड़ेगी, लोगों को सहूलत मिल जाएगी, स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हो जाएंगी। तो तीनों चीज़ों में कोई काम नहीं हुआ। ना उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई,
ना इन्होंने जो है वो अपनी लाइन लॉसेस कम किए उस तरह जिस तरह 16 साल में हो जाने चाहिए थे, और ना ही उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाया। अब आप देखें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से जब पारा हाई होता है तो लाइट चली जाती है, ये नॉर्मल हालात, ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप, ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है, लाइटें जाना शुरू हो जाती हैं। तीसरा बात यह कि बारिश का पहला कतरा पड़ता है और बाज़-औक़ात कतरे से पहले ही लाइट चली जाती है। हम ये पूरे कराची के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये कहते हैं हमने कराची को लोड शेड फ्री कर दिया है कोई 70% को। हम आपको ये बताते हैं कि 29.5 लाख सारिफीन में से मोर देन 2 मिलियन यानी कि तकरीबन 20 लाख से ज़ायद सारिफीन ऐसे हैं जहां लोड शेडिंग होती है, और उनमें से एक बड़ी तादाद में 7.5 घंटे की लोड शेडिंग नॉर्मल हालात में होती है। इसका सबब क्या है? नेशनल ग्रिड से इनको 1400 मेगावाट से ज्यादा बिजली मिल रही है, जो कि 650 मेगावाट 3 साल का मुआहदा था। ये निचकारी हुई इसलिए थी कि जो नेशनल ग्रिड से बिजली मिल रही है वो नहीं मिलेगी, ये खुद पैदा करेंगे और मसला हल हो जाएगा। अब 1400 मेगावाट बिजली मिल रही है नेशनल ग्रिड से, तो इसीलिए ये और चलाते हैं ये नेशनल ग्रिड की बिजली, ये सस्ती मिलती है। अपने ऑयल के प्लांट तो बिल्कुल नहीं चलाते। गैस की सप्लाई इनको भरपूर तरीके से हर विफाकी हुकूमत देती है। ये भी पिछले भी जब भी बहरान होता है के इलेक्ट्रिक की जो प्राइवेट कंपनी है उसको सपोर्ट की जाती है और कर्जे पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। गैस के ये 116 अरब रुपए के नादहिंदा है, ये प्राइवेट कंपनी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नादहिंदा है इस इदारे की, लेकिन उसके बावजूद बगैर मुआहदे के गैस की सप्लाई इनको हर हुकूमत देती है। पीटीआई भी दे रही है, नून लीग भी देती थी, पीपल्स पार्टी भी देती है। तो आप मुझे बताएं कि ये क्या गीदड़ सिंगी है के इलेक्ट्रिक के पास कि हर गवर्नमेंट इनके ताबे है, मुआहदा ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं इनके साथ, ये जो चाहे करते रहें। अब आप मुझे बताएं कि अगर नेशनल ग्रिड में प्रॉब्लम हुई थी तो इनका अपना जो सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन का और ट्रांसमिशन का वो काम क्यों नहीं कर रहा? इनके अपने प्लांट क्यों नहीं चल रहे? तो ये एक्सपोज हो गए बुरी तरह। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ सस्ती बिजली जो पानी वाली इनको मिलती है और उस पर इनको सब्सिडी मिलती है उस पर इन्हिसार किए हुए हैं और झूठ बोलते हैं हमसे कि हम ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं असद उमर से, वो जो बिन कासिम पावर प्लांट के मेगावाट ये बताते हैं कि 1000 मेगावाट और 500 मेगावाट और इतने मेगावाट, वो कहां है? वो क्यों नहीं काम कर रहा? अगर वो काम कर रहा होता तो कराची में ये ब्रेकडाउन नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये हुकूमती सारे लोग भी गवर्नर हाउस में बैठकर के इलेक्ट्रिक को फेवर देने के बयान देते हैं, वक्त गुजर जाए और इस माफिया को सपोर्ट करें। इनका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। इनका जो कंपनी है अबराज ग्रुप पूरी दुनिया में वो बैंकक्रप्ट हो गई है। इनके आरिफ नकवी साहब दुबई की पेनल्टी लग गई है, वो हाउस अरेस्ट है इंग्लैंड में, लेकिन हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है और लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रही है। इसलिए इससे वो उन तमाम चीजों को तकवीयत मिलती है कि ये सारी पार्टियों को खरीदते हैं ये लोग। अच्छा हाफिज साहब, ये आपको याद होगा पिछले साल चेयरमैन नेपरा ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि जी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो कार्रवाई हो तो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, और मजीद ये कहा था कि जी गैस फ्यूल और बिजली की जो पैदावार है उस तक इनके जो सारे मामला है खराब हैं। तो सर कोई तो हल होगा ना इन सब चीजों का, कोई तो सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन बहुत वाज़ेह है कि जिस तरह से नेपरा में बात हुई और सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, इसको कौमी तहवील में लें। 51% शेयर्स गवर्नमेंट रखे, जिसमें से 25% कराची की गवर्नमेंट केएमसी को मिलने चाहिए, इसके अलावा 15% विफाक को मिलने चाहिए, 10% सूबे को मिलने चाहिए और फिर पब्लिक के शेयर्स हों। और इस तरह 51% अपने पास रख के 49% पे आप कंपटीशन पैदा करें डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन की कंपनियों को, जिस तरह दुनिया में होता है। इस तरह एक बेहतरीन इक्विलिब्रियम से आपके इख्तियार में भी रहेगा। ये स्ट्रेटेजिक होती है जो भी बिजली की पैदावार, ये इस तरह से प्राइवेटाइज नहीं की जाती मोनोपोलाइज करके। मसला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात चल रही थी तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा जाकर के इलेक्ट्रिक के हक में दलील दे रहे थे चैम्बर में जाकर, जो है वो हमारे जजेस के, बजाय इसके कि वो पब्लिक के फेवर में बात करते, उन्होंने के इलेक्ट्रिक के फेवर में जाकर कहा कि हम ये सब अपने मामला तय कर देंगे और जो पैसे हैं वो सब सेटल कर लेंगे और इनको निकलने का मौका फराहम किया जाए। तो मैं समझता हूं कि ये कौम के सामने आना चाहिए, इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं ज़ाहिर इस तरह की बातें हम नहीं करते। जितनी गवर्नमेंट्स रही हैं विफाक की और जितनी पार्टियां हैं, ये सब के इलेक्ट्रिक के साथ माली मामलात के अंदर मुलव्वस हैं, इंक्लूडिंग पीटीआई, इंक्लूडिंग नून लीग और इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी ने 2009 में जब ट्रांसफर हुए थे शेयर्स तो 50 अरब रुपए के इलेक्ट्रिक के जो वाजिबात थे अपने जिम्मे लिए थे, यानी मेरे और आपके जेबों पे डाका मारा था, हमारे टैक्स के पैसों से उनको अदा किए थे। और यही काम बैनी ही अब पीटीआई करना चाह रही है कि जो लायबिलिटीज हैं वो ये अदा करें, यानी कौम अदा करे। काई की ईमानदारी और काई की करप्शन के खिलाफ आप बात करें। आप बशीर मेमन को बात नहीं करने दे रहे थे, वो सिर्फ FIA के डायरेक्टर ये चाहता था कि आरिफ नकवी के खिलाफ कोई इंक्वायरी करे, मालूमात करे, तो खान साहब ने उसको रोक दिया। फिर ईमानदार भी हैं सब लोग। तो इन तमाम चीजों को कौम के सामने आ रहा है। अब तो किताबें छप रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के जो सहाफी हैं उन्होंने पूरी आरिफ नकवी के ऊपर किताब छाप दी है, द की मैन, पढ़े उसको, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंटरनेशनल चोर है वो,
और वो इस हुकूमत का भी दोस्त था, इनकी भी एडवाइजरी काउंसिल में शामिल था और पिछली हुकूमतों में भी शामिल था। तो ये चोरों का मजमुआ आप इकट्ठा करके आप कहते हैं कि आप जो है वो करप्शन खत्म कर देंगे। और दूसरी बात है, कराची ने कसूर क्या किया है? ना आप कराची में K4 मंसूबा कोई बना रहा है, ना बिजली दे रहे हैं, न पानी दे रहे हैं, न सड़कों का कोई मंसूबा पूरा कर रहे हैं, पैकेज के ऐलान कर रहे हैं, कराची वालों का क्या कसूर और सब मिलकर कर रहे हैं काम। ठीक है, ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, कुछ अर्सा पहले कराची में के इलेक्ट्रिक की जो घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग और ये जो जायद बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर जाके एहतजाज किया था और धरना दिया था और के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने और कौमी तहवील में लेने का मुतालबा भी था आप लोगों का। तो क्या हुआ उस मामले का? मसला तो मेरे ख्याल से जूं का तू है, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मजीद बढ़ गया तो गलत नहीं होगा, बगरी करेंगे। देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं। पहले तो लोगों को हकायक पता ही नहीं थे कि के इलेक्ट्रिक कितनी बड़ी माफिया है, यानी सब कुछ हमारे साथ जुल्म भी होता था और हमें पता भी नहीं था कि ये जुल्म कौन कर रहा है, सब उसको फेवर देते थे। हमने पहली मरतबा जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक को इस तरह से एक्सपोज किया और नंबर्स की मौजूदगी में किया कि 2005 में अगर आपको 1.4 अरब रुपए सब्सिडी मिल रही थी तो 2020 में 95 अरब रुपए सब्सिडी मिल रही है। मेरे और आपके पैसे हैं। अगर 9300 यूनिट थे उस वक्त, तो सिर्फ 11% यूनिट्स का इजाफा, 9300 मिलियन यूनिट उस वक्त 2005 में पैदावार थी, तो सिर्फ 11% पैदावार का इजाफा हुआ, जबकि सार्फिन में 18 मिलियन जिसे लेकर वो अब 29 लाख यानी 1.8 मिलियन से यानी अब 29 लाख सार्फिन हो गए 18 लाख से। तो आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा इजाफा होने के बाद जब आप पैदावारी सलाहियत आपने नहीं बढ़ाई, आपने लोड शेडिंग फ्री नहीं किया, आपने अपने ऑयल के प्लांट आप नहीं चलाते, आपने अपनी जनरेशन के जितने वादे थे, तो लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए ना। तो पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, हाई कोर्ट जा सकती है, जो करंट से मरने वाले हैं उनके लिए मुकदमा लड़ सकती है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ताकत है, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट के पास, वो लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करती है? कहते हैं हम इसलिए लाइसेंस कैंसिल नहीं कर रहे कि इंटरनेशनली हम बदनाम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो चाहे यहां पर आए और यहां पर लूटमार करे, और आप इसलिए उसको लूटमार की इजाजत देंगे कि इंटरनेशनली हम बदनाम हो जाएंगे। कौन सा ऐसा मुआहदा होता है जिसमें कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता? अगर उसमें कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मुआहदा करने वालों को सामने लाओ, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को सामने लाओ, और अब लाइसेंस कैंसिल न करने वालों को सामने लाओ। तो ये सारी गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग जिस विफाकी हुकूमत और पिछली विफाकी हुकूमत, ये सब एक्सपोज हो जाएंगे और जमात इस्लामी ये फरीज़ा अंजाम दे रही है। देखें, नेपरा भी मिला हुआ है इनके साथ, बातें कुछ करते हैं, फैसले कुछ करते हैं, और बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा लोड है कि ये केस प्रोसीड नहीं कर रहा। मैं दरखास्त कर रहा हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपने बहुत अहम बातें की थी और आपने सवाल उठाए थे कि इस अबराज ग्रुप या के इलेक्ट्रिक के मालिकों में से कोई इंडियन है, अमेरिकन है, कौन है, तो आप मालूम करें कि ये कौन है, क्यों ऑफशोर कंपनी के तौर पर ये केमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर है, और ये सब मामला कौम के सामने ला जाएं। और हसास इदारों को भी इस पर बात करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि मुल्की मफादात के अलरगम उसके बरखिलाफ कैसे कोई कंपनी आके लूट मार कर रही है जो स्ट्रेटेजिक हमारा एसेट है, इस तरह से उस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ा दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।